गुड इवनिंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे सवाल्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसके बारे में आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी के अंदर। तो आप सभी तैयार हैं? शुरू करते हैं नए लेक्चर नई वीडियो के साथ पैथोलॉजी का सेशन। पैथोलॉजी के बारे में मैं बात करना चाहूँ आपसे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है वुंड हीलिंग, और इसके जो फैक्टर हैं वुंड हीलिंग के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी इस सवाल को देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ ये प्रेफर करता है सवाल, हर बार सवाल प्रेफर करता है। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर भी आप इस सवाल को देखेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है। देन अब आते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। और अब बात करते हैं हम फोर्थ सेमेस्टर जो फार्मा पैथोलॉजी जेनेटिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो उस पैथोलॉजी के अंदर भी ये सवाल अपने आप में बड़ा रोचक माना गया है। हर बार इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती हैं। सेकंड में बात करूं नियोप्लेजिया, 3 तरीके के होते हैं, मेटाप्लेजिया, नियोप्लेजिया। और ये सारे जो प्लेजिया होते हैं, प्लेजिया का मतलब होता है प्लेजिया, और जो मेटाप्लेजिया है, नियोप्लेजिया है, इनमें जो डिफरेंस होता है कि एक में तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, एक में उसकी जो नंबर जो सेल की संख्या है वो बढ़ जाती है, किसी में उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर डिफरेंस। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि डिफाइन द कैंसर, ऑन्कोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द कैंसर एंड इट्स टाइप। एंड थर्ड ऑप्शन में उसमें दे देगा कि डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है, 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर भी ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इन सिटू कार्सिनोमा। फिर अगले हम पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में अगर बात करें तो हम देखते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से हर बार क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, फॉस्फेटेमिया और हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, ये सारे जो कुछ ऐसे हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर, उनके अंदर क्वेश्चन बनता है कि एक पर्टिकुलर से क्वेश्चन उठा के दे देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोकैलेमिया। तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा। अगर थर्ड की बात करें हम तो प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन, ये पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगा कि मैं इस इन्फ्लामेशन के अंदर हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बारे में। रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स इन्फ्लामेशन के अंदर आ सकता है। प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग का भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखना इसको। अब बात करते हैं हम नेक्रोसिस, जो टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट कर देता है, टिश्यू का क्षय होना स्टार्ट कर देता है, नेक्रोटाइजिंग होना स्टार्ट कर देता है। बात करते हैं गैंग्रीन, गैंग्रीन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ गैंग्रीन, विच कॉजेटिव फैक्टर, इट्स टाइप एंड रोल ऑफ नर्स इन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डिजीज कंडीशन है उसके लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन भी मेन बन सकता है गैंग्रीन के लिए। शॉर्ट नोट्स में गैंग्रीन आता है। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सेरेब्रल से वो रिलेट करता है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है, और इनकी दोनों की डेफिनेशन भी आ सकती है। अब बात करते हैं बोन हीलिंग। वुंड हीलिंग एक पहला क्वेश्चन, बोन हीलिंग दूसरा क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको पढ़ के दोनों ही जाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग। ट्यूबरक्लोसिस
कैनॉन कॉम्प्लेक्स, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन आ सकता है। अब सेकंड अगर मैं बात करूं गाइस, तो लंग्स एब्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है, तो आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिएगा। और एक बार जाते जाते लंग्स एब्सिस को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्या, क्योंकि 2024 के अंदर ये पूछा नहीं गया था, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हर बार एक साल छोड़कर एक साल रिपीट होता है क्वेश्चन। हेपेटाइटिस का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जरूर जाइएगा। लिवर सिरोसिस भी इंपॉर्टेंट है। अब आप तो बोलोगे कि आपने तो सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। पैथोलॉजी के अंदर मोस्ट ऑफ मार्क्डली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपको उनको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। ये मेक श्योर है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन के आने की वो 99% होती है। इसमें मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कह सकता कि आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा और इस चीज़ को पढ़ के जाइएगा। मैंने जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आपको इनको तो पढ़कर जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे पैथोलॉजी के अंदर से चेंजेस कर करके फिर इन क्वेश्चनों को निकाला है, तो प्लीज़ आप इनको जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में ABCDE ये आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ ABC के अंदर आता है, उनका क्लासिफिकेशन आ जाएगा हेपेटाइटिस का। फिर लिवर सिरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है ही है। फिर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर से क्वेश्चन 2023 के अंदर नहीं आया, 2023 और 24 के अंदर नहीं आया है, तो चांसेस हैं कि पेप्टिक अल्सर से भी क्वेश्चन आए। पेप्टिक अल्सर के टाइप्स भी पूछ लेता है वो कि कितने तरीके के पेप्टिक अल्सर होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को रिलेट करता है रूमेटिक फीवर का जो होता है ना, उसकी वजह से जो किडनी ट्रांसप्लांट की जो किडनी डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रिलेट करेगा ही करेगा। फिर क्रिप्टोचिडिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिस का क्रिप्टोचिडिज्म, ये एक बीमारी होती है, वैसे बहुत कम पूछा गया है क्रिप्टोचिडिज्म, तो इतना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया MSN के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आता है और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी के अंदर भी। कैक्स भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके टाइप्स, इसकी फेजेस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। 0 से लेकर 4th तक इसकी फेजेस होती है, उसमें आप डिवाइडेशन कर, मान लो कि आप ब्रेस्ट कैंसर नहीं पढ़कर गए, अरे सर हम तो ब्रेस्ट कैंसर पढ़कर ही नहीं गए, अब हमारे साथ क्या होगा? अब हम ब्रेस्ट कैंसर पढ़कर ही नहीं गए तो सर अब हमारे साथ होगा क्या? ब्रेस्ट कैंसर नहीं पढ़ के गए, चलो कोई बात नहीं। ब्रेस्ट कैंसर अब मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्व एंड सिंपल ट्रिक के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को कैसे लिखना है, जिससे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आप बिल्कुल तरीके से ब्रेस्ट कैंसर लिख के आओगे। तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें हम, तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, हम जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर का मैं इंट्रो लिखूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर इज ए टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंसी का कारण ही ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर क्या करता है, पर्टिकुलर सारी जगह फैलता है, बोन में, लंग्स के अंदर, फिर वो एल्वुलाई वगैरह, उनमें सब सारी जगह वो अपना स्प्रेडिंग करता है ब्रेस्ट कैंसर, तो वो मैलिग्नेंसी का रीज़न हो गया। तो इंट्रो हमने लिख लिया, और सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन कि ब्रेस्ट कैंसर इज ए टाइप ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म दैट स्प्रेड वन टिश्यू द अदर टिश्यू। अगर हम पर डेफिनेशन नहीं आती है तो हम ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर इसके टाइप्स हैं, नियोप्लाज्मिक है, और जो मेटास्टेटिक है, नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। इसके 3-4 हम टाइप लिख सकते हैं जब हम पर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, कि हमने वो पढ़ा ही नहीं है। ऑन्कोलॉजी में हमने ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं पढ़ा। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ब्रेस्ट कैंसर की फेजेस के बारे में, जो आपको 100% फेजेस के बारे में आपको क्वेश्चन देगा ही देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन वो देना। तो अब फेजेस के बारे में बात करते हो, सबसे पहले 0 फेज पर आती है। 0 फेज नॉन इन्वेजिव कैंसर होता है,
दैट ये जो स्प्रेड होता है ओनली वन रीजन पर ही स्प्रेड होता है। सेकंड में क्या है, इन्वेजिव कैंसर है, और थोड़ा बहुत जैसे एलुलाई वगैरह को, नॉर्मली साइड एरिया को, जो पर्टिकुलर लोकलाइज पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करे, वो जी 1 फेज के अंदर आती है। सेकंड फेज के अंदर वो थोड़ा ब्रॉड एरिया कवर करेगा। थर्ड फेज के अंदर वो एलुलाई को लेगा, और फोर्थ फेज के अंदर वो अपने हार्ट, एलुलाई, लंग्स और ब्लड वगैरह सबको इन्फेक्ट कर देगा। मतलब टोटल ही स्प्रेडिंग इन ऑल ओवर बॉडी पार्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्थ फेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसके अंदर आप फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख देना, डायरिया है, नाइट स्वेटिंग है, ईचिंग है, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन होगा, और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, नाइट स्वेटिंग होगी, वेट लॉस हो जाएगा। बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आप जानते हैं एलाइजा करवा सकते हैं हम, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करवा सकते हैं, फिर हम कॉकटेल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट हैं जो हम इनके अंदर लिख सकते हैं। मैनेजमेंट में आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हो, और नर्सिंग मैनेजमेंट वैसे पैथोलॉजी के अंदर आप क्वेश्चन आए तो ही लिखना। अब हम फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है एमआई, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जाम फॉर बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। मैं आपको पर्टिकुलर हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 3 से 4 दिन की मेहनत की, और मेरे दोस्तों से भी मैंने सलाह मशवरा किया, तब जाके मैंने पैथोलॉजी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आपको बताए हैं। क्योंकि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो टॉपर रहे मेरे फ्रेंड हैं, उनसे मैंने बहुत बार सलाह मशवरा करके ये टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं आपके लिए। तो आप प्लीज़, मेरी सलाह है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस भी आप पढ़ के जाना। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बार क्वेश्चन आता है, इससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके जो स्टूडेंट जिसके पास नीड है पैथोलॉजी की, उसके पास आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक को लेकर।